So hello everyone. In this lecture we will see the emergency. Emergency कितने तरह की होती है, क्या क्या इनके इफेक्ट्स होते हैं. अब अपकमिंग लेक्चर्स में हम ये सब देखेंगे, ठीक है. So let's begin. Emergency provisions are given in which part? Emergency provisions are given in part 18. And what are the articles? Articles are Article 352 to Article 360. Okay. So there are three emergency provisions. Three emergency provisions, out of which the most important is President rule. मोस्टली क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है. सो इमरजेंसी जो प्रोविजंस है वो हमने कहाँ से बोरो किए, हमारे पास कहाँ से कॉन्सेप्ट आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं ये हमने बोरो किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. यहाँ से हमने इन प्रोविजंस को उठाया है, ठीक है. एंड जो एक कॉन्सेप्ट है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी, तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, क्या ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किया है, फिर हमने किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. सो जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का ये कॉन्सेप्ट है इमरजेंसी के अंदर, ये हमने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. फैक्ट्स कह लो, डिटेलिंग कह लो, या फिर एक ओवरव्यू बिफोर डाइविंग इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी, ठीक. सो नाउ वी विल begin with the Article 352. Article 352. So now we will see the concept of national emergency. ये हमारी फर्स्ट इमरजेंसी है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. दिस इज वन इज नेशनल इमरजेंसी, देन वी हैव प्रेसिडेंट रूल, देन थर्ड वी हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो पहले हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी और प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, बात एक ही है, ठीक है. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसको हम अब पढ़ेंगे, ठीक है. नेशनल इमरजेंसी जो वर्ड है, ये टर्म है, इसको हम पॉपुलरली यूज करते हैं. ये कहीं गिवन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है. लेकिन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दिस लाइन इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन. सो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जाए जहाँ पर सोर्स नेशनल इमरजेंसी टर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो, वो गलत होगा, ठीक है. नेशनल इमरजेंसी कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, दिस लाइन हैज बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल 352 कहता क्या है, आर्टिकल 352 की लाइन क्या कहती है हमें, ठीक है. ये हम बड़ी बारीकी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है. एज पर आर्टिकल 352, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एज पर आर्टिकल 352, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that security of India or a part of it is threatened on the grounds of war, external aggression or armed rebellion, then the president can proclaim emergency. So आर्टिकल 352 में बताता है कि ये इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास है, ठीक है. ये पावर है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है. अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड एक वीक टर्म है, अगर सेटिस्फाइड प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को देखना है तो प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है दैट इज ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, ठीक है. प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी इफ ही फील सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड, ठीक है. कुछ ग्राउंड्स दिए गए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ठीक. इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन क्या हो सकती है, दैट इज ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट, रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट. हमने ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चीज ऐड की थी कि जो सेटिस्फेक्शन है प्रेसिडेंट की, दैट इज ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. दिस वी हैव एडेड विद द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक. सो इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, क्या क्या ग्राउंड दिए गए हैं, नंबर 1 वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन. देन द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी. सो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कब हो सकती है, किन ग्राउंड्स पर हो सकती है, इसके बारे में क्लियर कट आर्टिकल 352 बात करता है, ठीक. सो इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, अब सेटिस्फेक्शन का क्या मापदंड होगा वो मैंने आपको बताया, दैट इज ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट ने कुछ भी एज्यूम किया और खुद को सेटिस्फाइड फील किया और ही कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी, नहीं.
जब कैबिनेट रिटर्न एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, दैट इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सो इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, या तो पूरे देश की या किसी भी एक राज्य या किसी भी पार्ट की, पार्ट मीन्स कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कोई राज्य हो, या कहीं भी, इज थ्रेटेंड ऑन द ग्राउंड ऑफ, कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जैसे कि वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन, देन द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी. ठीक. सो इन ग्राउंड्स में के तहत अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या पार्ट ऑफ इंडिया की कोई सिक्योरिटी थ्रेटन कर रहा है, ठीक है, उस वक्त द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी. ठीक. सो दीज टू, दिस वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, इनको हम कहेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी. एंड आर्म्ड रेबिलियन इज इंटरनल. दिस इज इंटरनल इमरजेंसी. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी. आपको ये दोनों वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं दिखाई देंगे. ठीक है. इनको हम पॉपुलरली यूज करते हैं. दे आर कॉल्ड पॉपुलरली बाय दीज नेम्स. तो वॉर क्या होता है? अगर हम वॉर को डिफाइन करना हो, व्हाट इज वॉर? वॉर को अगर डिफाइन करना हो, वॉर इज बेसिकली इज बिटवीन द टू नेशंस. ठीक है. एंड इट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट अ कंट्री ए इज इन वॉर विद कंट्री बी. सो वॉर कैन ओनली बी बिटवीन टू स्टेट्स. अगर हम ये कहें कि तालिबान एंड अफगानिस्तान के बीच में वॉर है, नहीं, दैट इज नॉट द वॉर. ठीक है. क्योंकि वॉर सिर्फ दो स्टेट्स के बीच हो सकता है. ठीक. सो वॉर इज बिटवीन टू नेशंस एंड इट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट कंट्री ए इज इन वॉर विद कंट्री बी. सो वॉर कैन बी ओनली बी बिटवीन टू स्टेट्स. एंड व्हाट अबाउट एक्सटर्नल एग्रेशन? एक्सटर्नल एग्रेशन किसको बोलेंगे हम? कोई एग्जांपल एक्सटर्नल एग्रेशन का? यस, डेफिनेटली आई विल गिव यू एग्जांपल. अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that the act of millions of Bangladeshi refugees coming to India during war is an example of external aggressions. ठीक. एक्सटर्नल एग्रेशन में जो एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो ये है कि जब बहुत सारे मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी जो रेफ्यूजीज थे वो जब इंडिया आए ड्यूरिंग वॉर, ठीक है, दैट वाज एन एक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन. ठीक. एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हम इसको बोलेंगे. इंटरनल डिस्टर्बेंसेस. इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आर बेसिकली राइट्स इन द कंट्री. जब दंगे भड़क जाए देश के अंदर, they are referred to as internal disturbances. For example, Muzaffarnagar riot of 2013. Then you have riots happened in Delhi past a few years back. You have seen huge riots in Delhi. So वो सब examples हैं internal disturbances के. Okay. Then we have 42nd Constitutional Amendment Act 1976. 42nd Constitutional Amendment Act 1976. क्या बताता है हमको ये? 42nd Constitutional Amendment Act 1976 allows the proclamation of emergency for a part of territory of India. So जो 42nd Constitutional Amendment Act था 1976 का, इसके तहत प्रेसिडेंट किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, कोई टेरिटरी के लिए भी इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते थे. ठीक है. इट अलाउज द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फॉर अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. फॉर अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहूँ कि दो डिस्ट्रिक्ट में लगानी हो इमरजेंसी, पॉसिबल है. 5 स्टेट्स में लगानी हो, ठीक, या पूरी कंट्री में लगानी हो, ये भी पॉसिबल है. सो किसी भी पार्ट, ठीक है, या पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया या पूरी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत. ठीक. देन वी हैव 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975. It allows for different proclamation on different grounds. ठीक. Allows for different proclamation on different grounds. So this is basically added to avoid any legal hassle. कोई भी legal hassle को avoid करने के लिए this was added. And this was added or introduced by Indira Gandhi government. The Prime Minister Indira Gandhi government has got this 38th Constitutional Amendment Act 1975, which allows for the different proclamation on different grounds. अगर कोई एग्जांपल दो, जब इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1971, ठीक है, 1971 में जब इमरजेंसी लगी एंड बांग्लादेश वाज गेटिंग सेपरेटेड एज अ नेशन, सो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी वाज इन ऑपरेशन. एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से जब ये इमरजेंसी ऑपरेशन में थी 1971 वाली, then one more emergency was proclaimed in 1975 on the basis of internal disturbances. ठीक. सो ये 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत
डिफरेंट इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, ठीक है। सो 1971 की जब इमरजेंसी चली रही थी 1971 में ड्यू टू द एक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, तभी 1975 में एक और इमरजेंसी लगा दी गई, दैट इज ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक। नाउ देन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 चेंज द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस टू आर्म्ड रेबेलियन। पहले वर्ड यूज होता था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, दैट वाज वेरी वेग। आप इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को कैसे समझोगे? इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 changed the ground of internal disturbance to armed rebellion because internal disturbance is too vague as a term, ठीक। सो क्या कुछ ऐसे पास्ट इंस्टेंसेस हुए जहां पर नेशनल इमरजेंसी को प्रॉब्लम किया गया हो? डेफिनेटली। सो वी विल राइट सम पास्ट इंस्टेंसेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नंबर 1, वी हैव सीन इन 1962 to 1968, then we have seen 1971 to 77, and third time we have seen 1975 to 77. So 1962 to 68 national emergency on grounds of, what are the grounds of emergency during 1962? It was due to external aggression. कहाँ पर? In NIFA, that is north east frontier area, इसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं अब, ठीक है। Then 1971 to 77 we have a national emergency proclamation on grounds of, what about the grounds? On grounds of external aggression. Again we have the grounds of external aggressions because of Bangladesh crisis. Then 1975 to 77, the most famous emergency, national emergency on grounds of, what were the grounds this time? It was due to internal disturbance. Okay, so these were some of the past instances of the national emergency. Then under Article 352, the Parliament needs to approve national emergency within 1 month by special majority. So अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी प्रेसिडेंट ने, सो क्या कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो जिसमें पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़े? यस, ऑफ कोर्स देयर इज, अंडर आर्टिकल 352 ओनली। सो under Article 352, the Parliament needs to approve national emergency within 1 month. So within 1 month, Parliament has to approve the national emergency if it is proclaimed by the President. Within 1 month, कब से? From the proclamation of emergency by special majority. Using which majority? Special majority. This was added, this was basically added by 44th Constitutional Amendment Act 1978. So special majority means 2/3 present in voting, 2/3 present in voting, and 50% of the total majority of house, whichever is higher. Okay, so under Article 352 the Parliament needs to approve national emergency within 1 month. 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना अनिवार्य है, ठीक है, बाय द स्पेशल मेजोरिटी.
सो फॉर एग्जाम्पल मान लो दिस इज give 1 month. सो मान लो कि आज टुडे नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेम किया गया, ठीक है। सो विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का, अप्रूवल बाय पार्लियामेंट अप्रूवल, ठीक है। विद इन 1 मंथ बाय अ मेजोरिटी इक्विवेलेंट टू द मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, मेजोरिटी रिक्वायर्ड इज स्पेशल मेजोरिटी। सो यहाँ पर जो कहने की बात यह है कि अगर आज नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हुई, सो 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है यूजिंग द स्पेशल मेजोरिटी, एंड स्पेशल मेजोरिटी इज द मेजोरिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, so parliament approval is required. If within 1 month both the houses approved, it automatically operates for 6 months. ठीक, both houses approves, अगर दोनों हाउस ने अप्रूव कर दिया, then national emergency will automatically operate for 6 months. ठीक है, 6 months कब से? फ्रॉम द डेट व्हेन सेकंड हाउस अप्रूव्स। तो जब भी सेकंड हाउस अप्रूवल मिलेगा तब से 6 मंथ्स काउंट होंगे, ठीक है। सो अगर यहां से अप्रूवल मिल गया तो 6 मंथ्स तक इमरजेंसी विल बी इन ऑपरेशन। 6 मंथ कब से? व्हेन द सेकंड हाउस गिव द अप्रूवल। सेकंड हाउस कौन सा होगा? मान लो किसी लोकसभा ने अगर बाद में परमिशन दी, ठीक है, अप्रूवल दिया, तब से काउंट करेंगे, या मान लो सेकंड हाउस राज्यसभा होगा तो तब से काउंट करेंगे, ठीक है। सो लेकिन दोनों हाउस का अप्रूवल लेना जरूरी है, ठीक है। इट कैन बी लोकसभा और राज्यसभा, विच एवर हाउस अप्रूव्स लेट, वही सेकंड हाउस कहलाएगा, ठीक है। लेकिन 6 मंथ्स के बाद अगर एक्सटेंशन चाहिए, क्या एक्सटेंशन पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बाय स्पेशल मेजोरिटी। बाय द स्पेशल मेजोरिटी it can be extended for next 6 months. Next 6 months के लिए it can also be extended. Okay. So if parliament is not in session, फिर उस केस में क्या होगा? अगर parliament session में ही नहीं है, if parliament is not in the session, then special session is summoned, ठीक है, to gain approval from both the houses within 1 month. Otherwise national emergency deemed to be ended, ठीक है। otherwise national emergency को ये समझ लिया जाएगा कि अब national emergency खत्म हो गई अगर अप्रूवल नहीं मिला 1 महीने के अंदर अंदर। तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं भी है, इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है उस केस में क्या होगा? स्पेशल सेशन को समन किया जाएगा, स्पेशल सेशन को समन किया जाएगा, ओके, टू गेन अप्रूवल फ्रॉम बोथ द हाउसेस विद इन 1 मंथ। अदरवाइज नेशनल इमरजेंसी डीम्ड टू बी एंडेड, ठीक है। अगर अप्रूवल मिलता है विद इन 1 मंथ तो फिर 6 मंथ्स तक इमरजेंसी चलेगी, ठीक है, और अगर नहीं मिलता देन नेशनल इमरजेंसी डीम्ड टू बी एंडेड। देन वी हैव वन मोर केस कि अगर लोकसभा डिसॉल्व्ड है, उस केस में क्या होगा? इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड देन नीड्स द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा विद इन 30 डेज। अगर लोकसभा डिसॉल्व्ड है उस केस में अप्रूवल लेना होगा राज्यसभा का विद इन 30 डेज। एंड वेन एवर लोकसभा रीअसेंबल्स, जब भी लोकसभा की रीअसेंबलिंग होगी, दे नीड टू अप्रूव योर पास विद इन 30 डेज। सो देन लोकसभा को 30 दिन का समय मिलेगा उसको अप्रूव करने के लिए, पास करने के लिए, ठीक है। सो अगर राज्यसभा ने यहाँ पर 30 दिन के अंदर अप्रूवल दे दिया एंड फिर लोकसभा उस वक्त डिसॉल्व थी, फिर लोकसभा रीअसेंबल होती है, 30 दिन का समय लोकसभा को मिला। सो यहाँ से नाउ जो 6 महीने में काउंट करते हैं नेशनल इमरजेंसी के, वो हम यहाँ से काउंट करेंगे 6 मंथ्स फ्रॉम व्हेन लोकसभा अप्रूव्स, ओके। सो क्या कोई अपर लिमिट है नंबर ऑफ एक्सटेंशन लेने में? जब मैंने कहा यहाँ पे 6 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हैं, सो क्या कोई लिमिट लगाई गई है कि आप इतने ही एक्सटेंशन ले सकते हो? नहीं, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन नंबर ऑफ एक्सटेंशन दैट कैन बी टेकन अप्रूवल ऑफ, नो अपर लिमिट ऑन नंबर ऑफ एक्सटेंशंस।
ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को कौन रिवोक कर सकता है? हमने देखा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी डन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो अगर उसको रिवोक करना हो, उसको रद्द करना हो, उसको खत्म करना हो, ये पावर किसके पास है? सो नेशनल इमरजेंसी इज रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर है टू रिवोक द नेशनल इमरजेंसी ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इट गेट रिवोक्ड इफ नॉट अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। सो एक तरीका तो है रिवोक करने का कि प्रेसिडेंट ही उसको रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने का? दूसरा तरीका ये है कि इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, फिर वो अपने आप ही रद्द हो जाएगी, ठीक है। इफ नॉट अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट इन 1 मंथ, ठीक है, देन इट विल बी डीम्ड टू बी एंडेड। Then we have 44th Constitutional Amendment Act 1978, which gives a special power to Lok Sabha. ये स्पेशल पावर देता है ओनली टू लोकसभा, राज्यसभा को नहीं। क्या देता है पावर? ठीक है, अगर इफ 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के 1/10 मेंबर ये राइटिंग में दे दे किसको? स्पीकर को या प्रेसिडेंट को एक नोटिस डिसअप्रूविंग द नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, राइटिंग में एक नोटिस दे दिया। अगर 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा ने कोई नोटिस दिया राइटिंग में स्पीकर को और प्रेसिडेंट को डिसअप्रूविंग द नेशनल इमरजेंसी, सो उस केस में क्या होगा? स्पेशल सिटिंग विल बी समन्ड, स्पेशल सिटिंग विल बी समन्ड विद इन 14 डेज। कितने दिन के अंदर? 14 डेज के अंदर। एंड इफ डिसअप्रूव्ड बाय लोकसभा, ठीक, इस स्पेशल मीटिंग में इफ नेशनल इमरजेंसी इज डिसअप्रूव्ड बाय लोकसभा यूजिंग सिंपल मेजोरिटी, यहां पर स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए डिसअप्रूवल के लिए, बाय यूजिंग सिंपल मेजोरिटी, देन नेशनल इमरजेंसी स्टैंड्स टू गेट रिवोक्ड, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी विल बी रिवोक्ड। Okay, so 44th Constitutional Amendment Act 1978 gave special power to Lok Sabha, that if 1/10 member of Lok Sabha give in writing to the Speaker or President, Speaker को कब देंगे? If House is in session, if House in session, then they can give to Speaker, लेकिन अगर House session में नहीं है, then it can be given to the President also, ठीक है। If 1/10 member of Lok Sabha give in writing to the Speaker or President a notice disapproving the national emergency, then special sitting is summoned within 14 days, and if disapproved by Lok Sabha by simple majority, then national emergency stands to get revoked. And ये special sitting बुलानी, this is binding on Speaker or President, this is binding। ये ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से बुलाना चाहे या नहीं बुलाना चाहिए, this is binding कि बुलाना ही पड़ेगी। अगर 1/10 member of Lok Sabha gave a notice in writing disapproving the national emergency to the Speaker or the President, then this is binding on Speaker or President to call for a special sitting. They have to summon a special sitting within 14 days, and if disapproved by Lok Sabha using simple majority, then national emergency stands revoked. Okay, so we have seen for approval, जब approval लेना होता है पार्लियामेंट का, special majority is required, special majority is required, and if disapproval only from Lok Sabha, in that case simple majority is required. Write down a note, write down, this is a very important point. This is the only emergency which can be revoked by Lok Sabha. This is the only emergency which can be revoked by Lok Sabha. No, any other emergency cannot be revoked by Lok Sabha, ठीक है। This is the only emergency which can be revoked by Lok Sabha. So that's all.